नमस्कार दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट बीपीएससी 69th में हम लोग आज बीपीएससी के 63वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए। जैसा कि आपको हमने अभी बताया था कि हम लोग अभी कुछ एक आध एपिसोड और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों से हमने पूछा था कि हम लोग अब चैप्टर वाइज पे चर्चा करें या मिक्स क्वेश्चन पे चर्चा करें, तो आप लोगों का कहना है कि हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। तो एक आध एपिसोड के बाद हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात है कि ये जो बीपीएससी 63वीं की प्रारंभिक परीक्षा में जो मैथ्स और रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए, ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस बिल्कुल अपने में बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। आप यहाँ पे आज हमारे साथ कुछ कॉन्सेप्ट ट्रिक भी सीखेंगे और इस बेहतरीन क्वेश्चन को आप दोबारा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहा होगा। जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, सारे वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, चाहे वो दृष्टि आईएएस के चैनल पे जो भी प्रोग्राम आता हो या दृष्टि पीसीएस के चैनल पे जो भी प्रोग्राम आता हो। तो आप सारे मतलब पीडीएफ को डाउनलोड करें और सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मतलब फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। आज जो है हमारा सीरीज 63वीं प्रारंभिक परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेष फल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या होगा। मतलब है कि एक संख्या को 342 से भाग किया जाता है, मतलब वो संख्या कुछ भी है, जब आप उसको भाग करते हैं तो शेष फल मतलब रिमाइंडर जो है ना वो कितना आ जाता है 47। तो अब कहा जा रहा है कि यदि उसी संख्या को, मतलब ये जो संख्या है, अगर उसी संख्या को आप 19 से भाग कर दें तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक आपको बताएंगे और उसके बाद आपको डिटेल में भी बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा ये जो संख्या है ना, ये हमेशा इस संख्या से कंप्लीट डिविजिबल होगा, ये याद रखिएगा। अगर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। ये 100% है कि ये डिविजिबल होगा। देखिए 342 जो है वो 19 से 18 बार में कंप्लीट भाग लग जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये संख्या इसको भाग कर देता है, पूरा का पूरा भाग कर देती है, तो बस आप ना 47 को 19 से भाग करें और इसका जो रिमाइंडर होगा ना 19 दूना 38 9, मतलब इसका जो रिमाइंडर 9 आता है यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 9। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप ऐसे सोचिए कि 342 से भाग किए तो कुछ ना कुछ भागफल तो आया होगा। मान लेते भागफल के रहा होगा और प्लस 47 यही वो संख्या होगी। ये तो तय बात है ना कि 342 से भाग करने पर जो भी भागफल होगा उसमें अगर हम 47 जोड़ देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। मतलब 342 के प्लस 47 ही वो संख्या है। अब उसको 19 से भाग करना है। आप ऐसे सोचिए, उस संख्या को किससे भाग करना है 19 से, यही बोल रहा है ना। अब रिमाइंडर बताना है, तो आप ऐसे सोचिए कि हम इसको लिख सकते हैं 342 के डिवाइडेड बाय 19 अब प्लस 47/19। किसी को कोई दिक्कत? ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो होता है ना, हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। जब इसको भाग करेंगे तो ये देखिए ये 18 के बार में भाग हो जाता है, लेकिन इसको भाग करते हैं तो ये भाग नहीं लग के इसमें कितना रिमाइंडर बच जा रहा है 8। तो मतलब यहां 8 रिमाइंडर बच जा रहा है। यही तो एक्चुअल में पूछा जा रहा है। 19 दूना 38 9, मतलब 9 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो इसी वजह से ये जो है ना इसको भाग कर देता है कंप्लीट। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो 342 है ना ये हमेशा 19 से भाग लग जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, जो कि होगा, तो आप सीधा शेषफल को ही भाग कर दें और उसके बाद आपको जो रिमाइंडर आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति माह बचा लेता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है। अब देखिए खर्च है 66 से 2/3%,
ठीक है, ये हो गया खर्च, लिख देते हैं, आपको पता रहेगा। बचत, ये बचत है ना, बचत है रुपये में 1200। क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, 66/2/3% को जब हम पिछले साल बीपीएससी 68 में हम लोग प्रतिशत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे आपको, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 66/2/3 को मैंने सीधा सा बताया था कि 2/3 लिखते हैं। तो खर्च है 2/3। क्लियर। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 जो है वो कहीं ना कहीं इनकम है, मैंने पहले ही बोला था नीचे जो रहता है वो कुल होता है, कुल का मतलब इनकम, यहां पे ये इनकम है और ये कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर है। तो एक बात आप समझिए कि अगर ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है तो हम लिख सकते हैं ना कि इनकम मतलब आय मेरा है 3, एक्सपेंडिचर मेरा है 2, तो मेरा सेविंग कितना हो जाएगा, 1 रुपये। यही हुआ ना कि 3 में से आपने 2 खर्च कर दिया तो 1 रुपया बचा, 1 रुपया आपका सेविंग है, और यहां पे 1 रुपया ही 1200 यूनिट को दिखाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट कहीं ना कहीं 1200 को डिनोट करता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, खर्च। खर्च यहाँ पे कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान आप निकाल दीजिए। तो 1200 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 2400। मतलब 2400 रुपये ही उसका मासिक खर्च है। और अगर इनकम पूछा जाता तो 3 यूनिट का मान निकाल दीजिए, 12 गुना 3 3600 ऑप्शन में है, इसलिए गलती नहीं करिएगा, इनकम नहीं पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यदि वह उसे 2 गुने दाम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। मतलब मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया रहा होगा, क्रय मूल्य, और यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20, तो सीधा सीधी सेलिंग प्राइस तो आपको पता लग जाएगा ना कि 100 का 120%, मतलब 120 रुपए। मतलब 120 रुपए में वो बेचता है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1। क्यों 1 लिख रहे हैं, क्योंकि अब वो सेलिंग प्राइस 2 गुना कर देता है, कह रहा है ना कि सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है, मतलब 2 गुने दाम पर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस 2 कितना हो जाएगा, 120 को 2 से गुना कर दीजिए, मतलब 240 रुपए। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ अब क्या हो जाएगा। देखिए, 100 में खरीद के लाता था और 240 में बेच रहा है, तो लाभ क्या हो जाएगा मेरा, लाभ प्रतिशत डायरेक्ट ढूंढ लीजिए। 140 का लाभ है 100 में, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, मतलब 140% ही उसको अब लाभ होगा। मतलब अब उसका लाभ है 140%। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझिएगा कि सेलिंग प्राइस को 2 गुना करना था, कॉस्ट प्राइस को गलती से भी 2 गुना नहीं करना है। अब देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा करती है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 महिलाएं वो 10 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे या कितने दिन लेंगे। यहां पे 10 महिलाएं 7 दिनों में पूरा करती है, 10 बच्चे हैं 14 दिन लेते हैं। अब यहां पे पूछा जा रहा है 5 महिलाएं वो का मतलब प्लस, मतलब 5 महिलाएं और 10 बच्चे। देखिए, 10 बच्चे का तो 14 दिन दिया हुआ है, क्लियर। यहां पे 10 महिलाएं 7 दिनों में कर रही है, ऐसे सोचिए कि 10 महिलाएं 7 दिन में काम कर रही है, तो 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो जाहिर सी बात है 2 गुना लग जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 7 गुना 10 अब बटे 5, है ना, तो कितना हो जाएगा 14 दिन। क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं की संख्या घटेगी दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे 10 को 7 लगता था तो 5 को 14 लगेगा, है ना। अब यहाँ पे 10 महिलाओं का भी क्या, 5 महिलाओं का मेरे पास 14 दिन काम आ गया, मतलब 5 वोमेन 14 दिन लेती हैं और 5 चिल्ड्रेन, सॉरी 10 चिल्ड्रेन, है ना, कितने दिन लेते हैं, 14 दिन लेते हैं। ये भी 14 दिन ले रहा है। अब बोल रहा है दोनों को मिला दें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार किए, इसमें करना क्या होता है, इस दोनों को देखते हुए एक फिगर सोच लिए, तो 14 ही आया। 14 दिन में 14 यूनिट काम 14 दिनों में किया, मतलब एक दिन में 1 यूनिट, ये भी एक दिन में 1 यूनिट। तो एक दिन में दोनों मिलकर 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 14 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 14/2, तो दिन बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 मतलब 7 दिन। 7 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा, तो मेरा सही जवाब है 7।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है? अब देखिए 11 से 90 के बीच आपको वैसी संख्याएं ढूंढनी है जो 7 से विभाजित हो जाती है। तो आपको इसमें 7 का टेबल पढ़ देना है और कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 11 के बाद, मतलब 14 से स्टार्ट होगा। तो 7 14, 7 21, 7 चौके 28 है ना, 7 गुना 5 35, 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नंबर 63, 70, उसके बाद 77 और 4 77 7 84। अब नहीं होगा क्योंकि 84 और 7 से 91 हो जाता है और 11 से 90 के बीच ही बोल रहा है। तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 है ना। कितनी संख्याएं हो गई? फिर से काउंट कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, मतलब 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कंप्लीट भाग हो जाती है 11 से 90 के बीच। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए 50 मिनट लगता है तो उस स्थान की दूरी कितनी है? एक व्यक्ति है जो 7.5 किलोमीटर शांत जल में जाता है, वो मतलब शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी? शांत जल में व्यक्ति की चाल, हम इसको यू से डिनोट कर लेते हैं, छोटी यू से। यह है 7.5 किलोमीटर पर आवर। और नदी की चाल कितनी है? मतलब आप धारा की चाल कह सकते हैं, नदी में धारा होते हैं ना, धारा की चाल। तो धारा की चाल है यहाँ पे 1.5, इसको हम वी से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल वी, 1.5 किलोमीटर प्रति। अब व्यक्ति अगर धारा के साथ जाता है तो उसको कितना समय लग जाएगा? मतलब u प्लस वी है ना, धारा के साथ u प्लस वी, मतलब 7.5 और 1.5, क्योंकि धारा उसको सपोर्ट करेगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत मतलब u माइनस वी, ये कितना हो जाएगा? 7.5 और माइनस 1.5, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपको करने आना चाहिए। इस शांत जल में 9 की चाल पता है, आपको धारा की चाल पता है, तो आप आराम आराम से धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल निकालने आ जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद आपको किसी स्थान पे जाना है और वापिस आना है, तो एक बार आपको धारा साथ मिलेगा और एक बार धारा विपरीत मिलेगा, और उसको आने जाने में 50 मिनट का समय लगता है। तो बोला जा रहा है कि उस स्थान की दूरी कितनी है। तो देखिए मान लेते उस स्थान की दूरी d है, तो एक बार मान लीजिए धारा के साथ गया तो d/9 अब प्लस d/6 इज इक्वल टू 50/60। यही तो आपका इक्वेशन है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, डी का मान पता लग जाएगा। एक तो तरीका है कि आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, निकाल ही लेंगे। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से बना सकते हैं। अगर हम ऑप्शन पुट करके बनाए तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर पहला ही ऑप्शन ले 3, अगर हम डी को 3 ले तो देखिए 3/9 और प्लस 3/6 का क्या मान? 50/60 के बराबर आता है, और 50/60 का मतलब हो जाएगा 5/6। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 9 6 का एलसीएम हो जाएगा 18, 9 दूना मतलब 3 दूना 6, 6 तिया मतलब 9, मतलब 15/18। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 5 15, 3 6 18, तो 5/6 मेरा मान आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डी जो है ना 3 ही किलोमीटर होगा, क्योंकि जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान 5/6 आ जाता है। तो मेरा सही जवाब है कि दूरी जो है वो 3 ही किलोमीटर रही होगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपका डी का मान 3 ही आएगा, ये निश्चित बात है। लेकिन आपको एग्जाम में समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए आपको ऑप्शन से भी बनाने आना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 तथा 3 वर्ष में 4,913 हो जाती है तो राशि कितनी है? यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होता है। इसको करने के लिए आप एक बात, सबसे पहले आपको एक बात समझाते हैं कि एक जो राशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, मतलब ये मिश्रधन एक तरह से, क्योंकि वो हो जाती है राशि, और 3 वर्ष में 4913 हो जाती है। ना यहाँ पे मूलधन पता है, ना यहाँ पे ब्याज पता है, ना यहाँ पे दर पता है, कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए कोई राशि है 2 वर्ष में 4624 हो गई, और वही राशि 3 वर्ष में 4913 हो गई। अब 1 वर्ष में यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो कहीं ना कहीं ब्याज है, 100% ब्याज है। तो जब इसको हम डिफरेंस करेंगे तो देखिए 13 में 4 गया 9,
10 में 2 गया 8, 8 में 6 गया 2, मतलब 289 कहीं ना कहीं एक वर्ष का क्या है, ब्याज है। ये आप तय मानिए, एक वर्ष का क्या है, ब्याज है, क्योंकि उसके बीच का जो डिफरेंस है वो ब्याज ही है। और एक बात समझिए आप, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, एक वर्ष का ब्याज क्या होता है, दोनों में सेम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, एक वर्ष का ब्याज दोनों में समान होता है। तीसरी बात आपको यह समझना है कि ये जो 4624 है ना, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा आपका मूलधन बदल जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन होता है ना, वो क्या होता है, हर बार हर अगले साल में ब्याज के साथ जुड़ के वो एक नया मूलधन बन जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में क्या होता है ना कि मूलधन हमेशा कांस्टेंट रहता है और ब्याज हमेशा बदलता भी नहीं है, ब्याज भी कांस्टेंट होता है हर साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या है ना कि जब आप किसी राशि को उधार लिए और उस पर जो ब्याज आया वो दोनों मिलके फिर अगले साल के लिए वो मूलधन बन जाता है। मतलब क्या है कि ये जो 2 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये अब यहाँ पे मूलधन बन गया। क्लियर? और ये 289 क्या बन गया, ब्याज बन गया एक साल का। क्लियर? तो ब्याज हो गया 289, मूलधन हो गया 4624। ठीक है, टाइम यहां पे हो जाएगा 1 वर्ष। तो आप आराम आराम से रेट नहीं निकाल लेंगे अब। तो आपका यहां पे जो समय है, सॉरी समय नहीं, दर आपको निकालना है। तो दर क्या होता है, ब्याज गुना 100, मतलब 289 गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, तो 4624 और गुना 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6.5% आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करिएगा तो 6.5% ही आएगा। अब आपका दर पता लग गया 6.5%। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6.5% है। सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 6.5 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1/16 के बराबर, मतलब 1/16। अब आप ऐसे सोचिए कि अब आपको क्या निकालना है, राशि। तो अब ऐसे सोचिए कि एक साल में 16 रुपए अगर मूलधन था तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा था, है ना। तो दूसरे वर्ष में भी 16, तो 1 वर्ष के बाद 1 रुपये ब्याज मिला। मतलब एक वर्ष में आप यहां पे इसको समझाते हैं आपको अच्छे से कि ऐसे सोचिए कि 16 रुपये अगर आपका मूलधन था तो एक वर्ष आप कितना पे कर रहे होंगे, एक वर्ष के बाद 17 रुपये, 1 रुपये ब्याज के साथ। फिर 16 रुपये, तो एक वर्ष के बाद आप 17 रुपये ब्याज पे कर रहे होंगे, सॉरी सीधे सीधे मिश्र धन पे कर रहे होंगे 1 रुपये ब्याज के साथ। अगर आपको 2 साल में लिखना है तो आप 2 बार लिखें, 3 साल में लिखना है तो एक बार और नीचे लिख लें। दोनों को गुना कीजिए तो 16 गुना 16 256, 17 गुना 17 289। मतलब अगर आप 256 रुपये मूलधन है आपका या 256 रुपये आप उधार लेते हैं तो आपको 289 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो आप 289 रुपये जो चुका रहे हैं वो 2 साल में चुका रहे हैं ना, लेकिन 2 साल में रियल में आप 4624 रुपये चुका रहे हैं। तो एक वर्ष में आप कितना चुकाएंगे, तो 4624 बटे 289। क्लियर? तो आपको कितना मूलधन आपको निकालना है ना, तो सॉरी 200 ना, हाँ तो मूलधन आपका 256 यूनिट है, तो 256 यूनिट का मान निकाल दीजिए। तो 4624 बटे 289 गुना 256, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 6 के 54, 8 6 2, इसको आप सॉल्व कीजिए। 4624 को आप 289 से भाग कीजिए, तो 2 दूना 4, 8 दूना 9 दूना 18, 8 दूना 16 17, एक ही बार में होगा। तो 12 में 9 गया 3, 17 में 8 गया 5, 3 में 2 गया 1 और इसको बाद 4 रख दीजिए। तो 9 6 के 54, 2 6 के 16 बार में। तो ये 16 बार में यहाँ तो कट गया। अब 256 को 16 से गुना करेंगे तो देखिए एक ट्रिक है, 6 गुना 6 36, लास्ट में 6 आना चाहिए। ठीक ठाक ऑप्शन में 6 है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब गुना ही करना पड़ेगा, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 256 को आप 16 से गुना कर लीजिए। 16 गुना 6 96, कैरी 9, 16 पंचे 80 और 9 89, 96 किस में है लास्ट में, तो इसमें। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, 4096। मतलब आपका जो मूलधन था, मतलब राशि जो है वो कहीं ना कहीं 4096 के बराबर है। कैसे पता लगा, हम क्यों नहीं किया आगे, इसलिए नहीं क्योंकि लास्ट में 96 इसमें दिख गया था, बाकी में नहीं दिखा था, तो समय बचाना है। अब देखिए एक व्यक्ति 20 रुपए मिल के 9% लाभांश अदा करके एक शेयर खरीदता है, ठीक है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का बाजार मूल्य क्या है। तो देखिए 20 रुपए के शेयर पे 9% लाभांश देता है, वो ये कह रहा है ना, 20% के शेयर पे 9% का लाभांश देता है। तो आप ऐसे सोचिए कि 9% का लाभांश देता है वो 100 रुपए पे, है ना। तो एक पे कितना हो जाएगा, 100/9। या ऐसे सोचिए
कि 100 पे वो 9 रुपए क्या दे रहा है, लाभांश दे रहा है, यही है ना। एक्चुअल में क्या है, 100 पे 9 लाभांश दे रहा है, तो 1 रुपए पे कितना देगा, 9/20। यहाँ पे आपको 20 रुपए मिल पे लाभांश देना पड़े तो कितना देंगे आप, 9 यहाँ 100 है, ठीक है ना, 9/100 गुना 20, तो कितना दे देंगे, 9/5 के बराबर, 9/5 रुपए आप लाभांश दे देंगे। अब आपको क्या है, अपने धन पे 12% आपको ब्याज भी देना है, और आपको ये पूछा जा रहा है कि प्रति शेयर का बाजार भाव क्या है, प्रति शेयर। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं 100 रुपए में 12% ब्याज दे रहे हैं आप, तो 1 रुपए में आप कितना ब्याज देंगे, 12/100, क्लियर। तो 9/5 में कितना दे देंगे आप, तो 12/100 गुना 9/5, ये होगा, या उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा गया यहाँ, ठीक है ना। आपको ऐसे लिखना है, अच्छा पहले एक्चुअल में 9/5 पहले है ना, तो आपको ऐसे लिखना है कि 12 जो है ना वो आपको ब्याज देना पड़ा 100 पे, है ना, तो आपको कितना देना है फिर, 1 रुपए पे 100/12। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 9/5 पे अगर आपका बाजार मूल्य कितना होगा, तो 100/12 गुना 9/5, ये होगा एक्चुअल में। तो ये 20 बार में कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 5 20, तो आपका जो शेयर का बाजार मूल्य है वो है ₹15, मतलब 15 रुपए आपका शेयर का बाजार मूल्य था, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, डीआई का है कि निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च को दर्शाता है। चार्ट का आपको ध्यान से अध्ययन करना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। हॉकी पे 63 डिग्री, फुटबॉल पे 54 डिग्री, अन्य पे 31 डिग्री, गोल्फ पे 36 डिग्री, टेनिस पे 45 डिग्री, और बास्केटबॉल पे 50 और क्रिकेट पे 81 डिग्री है। ये टोटल मिला के 360 डिग्री होगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अगर डिग्री का प्रश्न होगा तो जो सर्कल का मान होता है वो 360 के बराबर होता है, और अगर प्रतिशत में क्वेश्चन होगा तो सर्कल का मान 100% के बराबर होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया, तो देखिए क्रिकेट में 81 किया गया है ना, क्रिकेट में 81 डिग्री, और किसमें पूछा गया है, फुटबॉल, दोनों को लिख लीजिए। फुटबॉल पे कितना दिख रहा है, 54 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या बोल रहा है, किससे किस पे अधिक कम बोल रहा है, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम किया गया, तो जाहिर सी बात है फुटबॉल पे आपको कम दिख रहा होगा, क्रिकेट से कितना कम दिख रहा है, तो घटा लीजिए, 11 में 4 गया 7, और 7 में 5 गया 2, 27 डिग्री कम दिख रहा है। तो 27 डिग्री कम दिख रहा है कितने में से, क्रिकेट में से, जाहिर सी बात है, किसके रिस्पेक्ट में, क्रिकेट के, तो 81 डिग्री। किसमें, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना करिए, अगर डिग्री में पूछता तो 360 से गुना करते। सॉल्व कीजिए, 27 गुना 3, 100/3, मतलब 33 1/3% वो कम खर्च करता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापार में 76,000 का निवेश करता है ए, और कुछ माह बाद बी जो है ना 57,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में दोनों को लाभ 2:1 के अनुपात में मिलता है, तो बी कितने एक माह के बाद उससे जुड़ा था। जाहिर सी बात है बी का यहाँ पे 1 अनुपात है और ए का 1 अनुपात है। क्यों, क्योंकि बी कम दिनों के लिए जुड़ा रहा और ए ज्यादा दिनों के लिए जुड़ा रहा। दूसरी बात भी है कि ए का मूल्य ज्यादा है और बी का मूल्य कम है, मतलब बी कम दे के जुड़ा था। तो आप ऐसे सोचिए कि ए जो है 1 वर्ष तक अपना लागत लगा के रखा, तो ए अनुपात बी अगर लाभ को हम बांटेंगे तो उसकी क्या है कि जितने दिनों तक उसने पैसा लगाया रखा, तो 76,000 उसने लगाया रखा है 12 महीने तक, और इसने 57,000 रुपए जो लगाया है वो x मंथ तक लगाया है। ये मुझे नहीं पता कितने दिनों तक। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 19 गुना 3 57, 19 चौके 76, 3 चौके 12, मतलब 16:1 के अनुपात में उसको पैसा मिलना चाहिए, है ना। 16:x, एक नहीं है x, मतलब उसको 16:x में पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मिला है उसको 2/1 के अनुपात में। तो हम कह सकते हैं ना कि 16:x जो है वो कहीं ना कहीं 2:1 के बराबर है, तो 16/x का मान ही 2/1 के बराबर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब x जो है ना केवल 8 महीने के लिए अपना पैसा लगाया था। तो जब 8 महीने के लिए पैसा लगाया था तो कितने महीने के बाद जुड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 4 महीने के बाद जुड़ा होगा ना, तभी तो 8 महीने तक लगाया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं लगाया उसने,
में से लगा, ऐसा सोचिए। तो हम कह सकते हैं कितने माह के उपरांत तो 4 माह। देखिए गलती बच्चे 8 पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो कितने महीने तक लगाया था, तो आंसर 8 होगा। यहां पूछा जा रहा है कितने माह उपरांत लगाया था, तो इसलिए आंसर 4 आएगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। बीपीएससी 63वीं की जो भी प्रारंभिक परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग के 10 प्रश्न पूछे गए थे, उसको हम लोगों ने आपको अच्छे से करा दिया है। विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। और आज का क्वेश्चन कुछ अच्छा था, मतलब थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 69th में। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि 30 सितंबर को एग्जाम है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले ही एपिसोड से हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें, क्योंकि समय कम है। तो हम लोग अगले ही एपिसोड से कम एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कर लेंगे। उसमें जो भी होगा मॉडरेट इजी, मतलब लगभग 10-12 क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एक चैप्टर हम आराम से करा देंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे से करा देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। तो चलिए, जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट जरूर करिए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वीडियो का पीडीएफ भी मिलेगा। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।